हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टल डिफेक्ट। तो क्रिस्टल डिफेक्ट के टाइप पढ़ रहे थे। टाइप में हमने पढ़ा था आरस समीकरण, मितीय दोष पढ़ना था। रस समीकरण, मितीय दोष पढ़ चुके थे। तो शुरू करते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। आरस समीकरण, मितीय दोष। रस समीकरण, मितीय दोष, जिसको बोलते हैं नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है? रस समीकरण में पढ़े थे, जिसमें क्या होते हैं कि जो यौगिक होता है ना, यौगिक और उसके अणुसूत्र के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो अणुसूत्र के अनुपात होता है वही यौगिक का भी होता है। जबकि आरस समीकरण, मितीय डिफेक्ट में क्या होता है? यौगिक में धनायनों और ऋणायनों, मतलब जिनसे यौगिक बना है, धनायनों और ऋणायनों का अनुपात उस यौगिक के अणुसूत्र के अनुपात से भिन्न होता है। समझ में आई बात? यौगिक के धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात होता है उस यौगिक के अणुसूत्र के अनुपात से भिन्न होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो होते हैं, ठीक है, इनमें सरल पूर्णांक अनुपात नहीं होता। ठीक, जैसे देखते हैं, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आयरन ऑक्साइड लिखा हो, आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड में यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों का धनायन और ऋणायन का रेशियो 1:1 है। जबकि होता क्या है कि यहाँ पे आयरन जो तो पूर्ण कंप्लीट नहीं है। ठीक, वो क्या होता है, 0.84 से लेकर 0.94 के मध्य आयरन है। ठीक, तो क्या हो, अब यहाँ तो रेशियो 1:1 है, जबकि यहाँ पे कंप्लीट 1 है ही नहीं आयरन, तो इसका रेशियो इसके रेशियो से भिन्न है। ठीक, जब यही रेशियो भिन्न हो, यौगिक, अब ये क्या था हमारा, धनायन और ऋणायन का अनुपात, धनायन 1 है, ऋणायन भी 1 है, तो उनका रेशियो 1 है। जबकि होता क्या है कि जो हमारा यौगिक बनता है उनका रेशियो कुछ और होता है। तो अगर रेशियो क्या हो, भिन्न हो, तो उसी को हम बोलते हैं आरस समीकरण, मितीय दोष। अगर आपको डिफिनेशन लिखना होगा तो आप लिखोगे, यदि यौगिक में धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के अनुपात से भिन्न हो। यदि यौगिक में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के अनुपात से क्या हो, भिन्न हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आरस समीकरण, मितीय दोष ना। ये स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं। स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्लियर हो गई बात ना? क्या होता है आरस समीकरण, मितीय दोष? जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात कुछ और हो और उसके यौगिक के अणुसूत्र का अनुपात कुछ और हो, दोनों सिमिलर ना हो, उसी को हम बोलते हैं आरस समीकरण, मितीय दोष। ठीक है, तो आरस समीकरण, मितीय दोष एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा FeO। ठीक, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, जिसमें क्या होंगे, जितने भी संक्रमण धातुएं होती हैं वो ऐसे यौगिक बनाती हैं। ठीक है, इंटरस्टेशियल आरस समीकरण, मितीय यौगिक बनाते हैं। हम पढ़ लेते हैं आरस समीकरण, मितीय दोष के प्रकार। आरस समीकरण, मितीय दोष के प्रकार, तो इसमें जो फर्स्ट होता है वो धनायन या धातु आधिक्य दोष होता है। धनायन या धातु आधिक्य दोष, आधिक्य दोष। ठीक, दूसरा होता है धनायन या धातु अभाव दोष।
धातु अभाव दोष। ठीक, धनायन या धातु अधिक दोष, धनायन या धातु अभाव दोष, इसको बोले मेटल एक्सचेंज, मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट। ठीक, इसको बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। और समीकरण मितीय दोष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धनायन या धातु अधिक दोष, दूसरा धनायन या धातु अभाव दोष। तो मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो फर्स्ट पढ़ते हैं धनायन या धातु अधिक दोष, धनायन या धातु अधिक दोष। होता क्या है धनायन या धातु अधिक दोष में? ये भी दो तरीके से हो सकता है, मतलब जो हमारा क्रिस्टल जालक बन रहा हो उसमें धनायन की संख्या ज्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, धनायन क्या हो जाए? अधिक हो जाए। तो धनायन अधिक कैसे हो सकता है पढ़ते हैं। वो उस धनायन अधिक होने के 2 कारण हो सकते हैं। ठीक, एक तो क्या होता है जो हमारा ऋणायन हो, ऋणायन के द्वारा उत्पन्न रिक्तिका के कारण, ऋणायन के द्वारा उत्पन्न रिक्तिका के कारण, ऋणायन के द्वारा उत्पन्न रिक्तिका, तो ऋणायन का हो क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाए तो उसका स्थान क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। जैसे अगर हम एक क्रिस्टल जालक यहाँ पे बना रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझिएगा, हम प्लस धनायन और ऋणायन, ठीक, प्लस और माइनस, ये क्रिस्टल जालक है। हो क्या कि कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़ दे, क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाए। जैसे यहाँ का जो ऋणायन है इसको हम हटा दे रहे हैं, ये जान लो क्रिस्टल जालक से क्या हो गया? बाहर हो गया। तो इसके स्थान पे क्या आ गया है? खाली हो गया, रिक्तिका उत्पन्न हो गई, खाली स्थान उत्पन्न हो गया। अब इस खाली स्थान तो उत्पन्न हो गया, और दूसरा कारण क्या है? जो अब तक क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी थी, क्योंकि जितने धनायन थे उतने ही ऋणायन थे। लेकिन जैसे ही एक ऋणायन बाहर निकला, क्रिस्टल जालक को छोड़ा, तो इसकी विद्युत उदासीनता नहीं बनी है, विद्युत उदासीन यौगिक नहीं रह गया। तो इसके लिए क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन जहां से कोई धनायन गायब हुआ, ऋणायन गायब हुआ, उसी के स्थान पे क्या आता है? एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ठीक, इस यौगिक की विद्युत उदासीनता को मेंटेन कर देता है। मतलब अब जो क्रिस्टल जालक है कैसा हो जाएगा? आपका विद्युत उदासीन हो जाएगा, विद्युत उदासीन हो जाएगा। बात क्लियर हुई? मतलब धनायन अधिक होने चाहिए। तो धनायन अधिक होने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हमने बताया कि क्या हो, कोई ऋणायन निकल जाए, धनायन और ऋणायन की संख्या अगर समान हो, जैसे क्लास में ठीक 10 बच्चे, 10 लड़के हों और 10 लड़कियां हों, अगर ये कहा जाए कि लड़कों की संख्या अधिक होनी चाहिए तो किसी एक लड़की को क्लास से बाहर कर दे, तो क्या होगा? बॉयज की संख्या ज्यादा हो जाएगी, बॉयज की संख्या 10, जबकि गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि कोई धनायन अधिक हो जाए, मतलब कोई एक बॉयज और अधिक आ जाए, दोनों 10 थे, कोई एक लड़का और आ जाए, तो लड़कों की संख्या 11 हो जाएगी, जबकि लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। सेम वही कहानी यहाँ पे है। ठीक, तो क्या थे? धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर थी, लेकिन ऋणायन बाहर निकल गया। तो ऋणायन जब बाहर निकला तो क्या हो गई? उसकी संख्या कम हो गई, धनायन की संख्या अधिक हो गई। तो यौगिक को विद्युत उदासीन बनाने के लिए जहां से ऋणायन निकला था उसी के स्थान पे क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन आ गए तो यौगिक का क्या? विद्युत उदासीनता बनी रह गई। क्लियर हुई बात ना? और दूसरी बात, जहां पे वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते, मतलब ऋणायन के द्वारा खाली किए गए स्थान पर जहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं एफ केंद्र। उसको हम क्या बोलते हैं? एफ केंद्र या रंग केंद्र, एफ केंद्र या रंग केंद्र। रंग केंद्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हीं एफ केंद्र के द्वारा
मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं वह खाली स्थान जो रेडियन के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स भरे हों, ठीक उसी को हम एफ केंद्र या रंग केंद्र बोलते हैं। होता क्या है, ऊष्मा अवशोषित करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक, और इस क्रिस्टल के रंग का निर्धारण करते हैं। जितने ज्यादा एफ केंद्र होंगे, जितने ज्यादा एफ केंद्र होंगे उतना ही गहरा रंग होगा। जितना ज्यादा एफ केंद्र होंगे उतनी ही क्या होंगे, ज्यादा रंग होंगे। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताए कि NaCl होता है, NaCl, ठीक, अगर NaCl की क्रिया हम सोडियम की वाष्प से करा दें, किससे करा दें, सोडियम की वाष्प से, तो बनेगा NaCl ही, लेकिन तब वो कैसा बनता, पीले रंग का बनता, पीला रंग। जो NaCl होगा वो क्या होगा, पीला रंग। ऐसा क्यों होता, क्योंकि Cl के स्थान पर Cl बाहर निकल जाता, वहां पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। Cl बाहर निकल जाता, वहां पे क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। सेम यही कहानी होती है पोटेशियम क्लोराइड। अगर उस पोटेशियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम वाष्प से करा दे तो जो KCl बनेगा पोटेशियम क्लोराइड, वो बैंगनी रंग का बनता है। वो किस रंग का बनता है, बैंगनी रंग का। क्लियर हुई बात, ठीक। ऐसे और बहुत से हैं जिनके रंग क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक। तो आपको इसमें एफ केंद्र थोड़ा सा ध्यान देना, एक नंबर में पूछ लेता है एफ केंद्र किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे क्या कि रेडियन के द्वारा उत्पन्न की गई रिक्त स्थान में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उसी को एफ केंद्र या रंग केंद्र बोलते हैं, ठीक। तो पहला कारण था धातु आधिक्य दोष कैसे बनेगा, क्या हुआ, कोई रेडियन अपना स्थान छोड़ के चला गया। दूसरा, ठीक, अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल जालक में प्रवेश कर जाए। मतलब अतिरिक्त धनायन के कारण, जैसे हमने बताया कि क्लास में 10 बॉयज हैं और 10 लड़कियां हैं, तो हमको करना क्या है कि लड़कों की संख्या ज्यादा करना है। तो क्या करें, एक लड़की बाहर से और बुला लें तो उनकी संख्या 11 हो जाएगी, जबकि लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। तो सेम कहानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्रिस्टल जालक बनाते हैं, जैसे धनायन और ऋणायन का। ठीक, अभी तो इनमें धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर है, यौगिक भी कैसा होगा, विद्युत उदासीन होगा ना। लेकिन हम क्या करें, बाहर से एक धनायन और एक्स्ट्रा प्रवेश करा दें, वो किसी खाली स्थान में आ जाए, ठीक। अब क्या हुआ, अब तो यौगिक विद्युत उदासीन नहीं रह गया ना। तो जैसे ही एक्स्ट्रा मतलब धनायन इसमें प्रवेश किया, एक्स्ट्रा धनायन प्रवेश किया, उसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन फिर आ जाएगा ना, वो भी किसी खाली स्थान में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो अब धनायन की संख्या तो ज्यादा हो जा रही है ना, तो धनायन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो यौगिक कैसा हो जाएगा, विद्युत उदासीन। तो इसको याद करिए, केवल जो धनायन या धातु आधिक्य दोष होता है, दो प्रकार से हो सकता है, या तो धनायन क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त आ जाए, या तो कोई ऋणायन क्या हो, क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाए। तो अगर ऐसे यौगिक जो होते हैं, ठीक है, ये विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के क्या होंगे, चालक होंगे दोनों। जिसमें ऋणायन अधिक है, मतलब ऋणायन अधिक हो या ऋणायन क्या हुआ, क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर गया, तो उसके स्थान पे क्या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स आए, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या हो जाएगा, विद्युत का चालक होगा, ठीक। और उसी अतिरिक्त के कारण, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आने मतलब वो कैसा हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो कैसा यौगिक होगा, अनुचुंबकीय होगा। क्लियर हो गई बात, क्या होगा, विद्युत के चालक भी होंगे और कैसे होंगे, अनुचुंबकीय होंगे, ठीक। तो अगला पढ़ते हम लोग, वो क्या था आपका, धातु अभाव दोष, मतलब जिसमें क्या हो, धातुओं की कमी हो, जिसमें धातुओं की कमी हो।
धातु अभाव दोष, धातु अभाव दोष, इसको बोलते हैं मेटल ना डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये भी दो प्रकार से बन सकता है जिसमें धातुओं की संख्या कम हो। फर्स्ट क्या हो, जालक में अतिरिक्त ऋणायन प्रवेश कर जाए, अतिरिक्त ऋणायन प्रवेश कर जाए। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, ठीक, कोई धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाए, क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाए। ठीक, अतिरिक्त ऋणायन आ जाएगा तो धनायन की संख्या कम हो जाएगी। या तो क्या हो, कोई धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाए, तब भी क्या होगी, धनायन की संख्या कम हो जाएगी। तो जालक में अतिरिक्त ऋणायन कैसे आएगा, देखिए, फिर वही कोई धनायन ऋणायन का हम क्या बनाएंगे, एक क्रिस्टल जालक बना लेते हैं। ठीक, होगा क्या कि अगर अतिरिक्त ऋणायन करना हमको, धनायन अभाव दोष है ना, इसका मतलब ऋणायन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका है कि अतिरिक्त ऋणायन आ जाए, अतिरिक्त ऋणायन मतलब कोई अलग से यहाँ ऋणायन प्रवेश कर जाए, ठीक, जालक में। तो जैसे कोई अतिरिक्त ऋणायन आएगा तो क्या करेगा, कोई धनायन जो है, ऐसा कोई धनायन इसमें आएगा जिसकी संयोजकता आक्सीकरण संख्या उससे अधिक हो। जैसे इसमें +1 है मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पे सब में क्या है, A+ है मान लेते हैं और B- है, ठीक, तो क्या कर सकते हैं, अगर अतिरिक्त ऋणायन आया तो जो A पे 1+ है वही A पे कितने प्लस हो जाएंगे, 2+ हो जाएंगे, ठीक, और B पे वही रह जाएगा 1-। तो क्या हुआ, ऋणायन की संख्या तो ज्यादा हो गई, लेकिन यौगिक को विद्युत उदासीन बनाने के लिए कोई ऐसा धनायन आएगा, या धनायन ना भी आए तो कोई ऐसा धनायन होना चाहिए जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता हो, मतलब जिसकी आक्सीकरण अवस्था बदल भी सकती हो। जैसे यहाँ A क्या था, A+ था, अब इस पे A2+ हो गया ना, तो यही A2+ क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा, यौगिक क्या हो जाएगा, विद्युत उदासीन हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना। अगर अतिरिक्त ऋणायन आया तो किसी भी मेटल पे क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात। तो ये जान लीजिए, ऐसे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। मतलब ऐसा दोष उन्हीं यौगिकों में पाया जाएगा जो क्या प्रदर्शित करते हो, परिवर्ती संयोजकता। सेम इसी प्रकार अगर कोई धनायन, ठीक, दूसरा पढ़ते हैं, कोई धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाए। मान लीजिए कोई धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला गया, तो क्या हुआ, धनायन की संख्या कम हो गई, ऋणायन की संख्या अधिक हो गई। फिर वही होगा किसी दूसरे धनायन पे, जैसे यहाँ पे जो धनायन है उस पे क्या होगा, 1+ की संख्या और बढ़ जाएगी, यही कहानी फिर होगा ना। तो दोनों में चाहे अतिरिक्त ऋणायन प्रवेश कर जाए या कोई धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाएगा, तो क्या होगा, किसी दूसरे मेटल पे, किसी दूसरे धनायन पे ही क्या आ जाएगा, प्लस की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं ये दोष उसी यौगिकों में पाए जाते हैं जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे समझ से आप लोगों को धातु अधिकता दोष और धातु अभाव दोष क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना था इम्प्योरिटी इफेक्ट ना, अशुद्धता दोष। तो अशुद्धता दोष में हम आपको बताए थे, ठीक, क्या होता है, अशुद्धि मिला दी जाए ना। और अशुद्धि मिलाते क्यों है, उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए। तो चालकता वर्ड आ रहा, तो हम इससे पहले
कि चालक के बारे में ही पढ़ लेते हैं। चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं ना। चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या की गई थी बैंड सिद्धांत के द्वारा। बैंड सिद्धांत के द्वारा। बैंड सिद्धांत, ठीक। हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन पहले बैंड सिद्धांत पढ़ लेते हैं। चालक, अर्धचालक और कुचालक पढ़ लेते हैं, फिर अर्धचालक को अलग से डिफाइन करेंगे। उसी में आपका आ जाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक, जो एन टाइप और पी टाइप का होता है। तो बैंड सिद्धांत क्या होता है, हम लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। जब कोई परमाणु ऑर्बिटल संयुग्मित होकर आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जैसे पढ़े होंगे, अगर H2 है तो इसका हम कैसे 1s1 करेंगे और यहाँ क्या करते हैं 1s1, ठीक। ये दोनों मिलकर एक आणविक ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, ऐसे पढ़े होंगे, ठीक। जिसमें क्या होता है, एक को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बॉन्डिंग, और दूसरे क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। वहां पे आपको बताया गया होगा जो एंटी बॉन्डिंग होती है उसकी ऊर्जा अधिक होती है ना, और जो बॉन्डिंग होती है उसकी ऊर्जा कम होती है, ठीक। अगर मान लेते हैं चलो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, इसमें नहीं भरे हैं, ये भी हो सकता है। मतलब जो ऊर्जा का लेवल है डिफरेंस हो, ऊर्जा में क्या हो, डिफरेंस ना, उसी को हम इस प्रकार समझे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14, ठीक। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6 ना, 3s2 3p2 3d0, ठीक। तो ध्यान देखिए 3s2 3p2 3d, तो इनकी तो ऊर्जा लेवल समान होगी, एनर्जी लेवल क्या होगी, इनकी समान होनी चाहिए, क्योंकि इनकी कोसी समान है, ऑर्बिट ना। होता क्या है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, जैसे 3s, s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। p में कितने होंगे, 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 हैं, ये खाली रह गया, और d क्या हुआ, खाली रह गया, पूरा का पूरा d ऑर्बिटल्स क्या हुआ, ठीक है। तो होता क्या है, ये इनकी ऊर्जा लेवल लगभग सेम होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन डी तो पूरा का पूरा खाली है। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं वो नीचे की तरफ झुक जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे भारी होगा, वो नीचे की तरफ झुकेगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे हैं हल्का होगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा ना। तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप हो जाएगा। उसको आप इस प्रकार समझ लीजिए कि अगर जो हमारा S और P में जो है, ठीक, बहुत कम गैप है, एनर्जी लेवल में इनके क्या है, बहुत कम है, जबकि D में ज़्यादा गैप है, ठीक। तो S और P में इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं और D में इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे हैं, ठीक। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं उसको हम बोलते हैं संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे होते उसको बोलते हैं चालकता बैंड, चालकता बैंड, ठीक। तो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच में जो खाली स्थान होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, या आप बोल लीजिए एनर्जी लेवल, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, ठीक। इनके बीच में एनर्जी गैप है। इसी एनर्जी गैप के आधार पे हम चालकता, अर्धचालकता और कुचालक की व्याख्या करते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक। तो चालक जो होते हैं हमारे, चालक, कंडक्टर, ठीक, उनमें क्या होता है, ये जो एनर्जी गैप है नहीं होता,
बल्कि एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम इस प्रकार इसी को समझाएं, ठीक, हुआ क्या, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड एक दूसरे में मिले हुए हैं, कोई भी गैप नहीं है। ये आपका क्या है, संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, संयोजकता बैंड। और ये क्या है आपका, चालकता बैंड, चालकता बैंड, ठीक। अब एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, इनके एक दूसरे में लोग मिले हुए हैं, घुसे हुए हैं, तो गैप तो है ही नहीं ना। तो गैप नहीं है, तो जिनके बीच में गैप, एनर्जी गैप नहीं होता, मतलब एनर्जी गैप शून्य होता है, वो क्या होते हैं, आपके चालक होते हैं। वही क्या होते हैं, आपके चालक होते हैं, ठीक। तो इनका जो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप मान लीजिए एनर्जी गैप कितनी होती है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चालक की ना। दूसरा जो अर्धचालक होता है आपका, अर्धचालक में एनर्जी गैप जो होती है, ठीक, वही चीज ये है, संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड, और क्या आपका चालकता बैंड, ठीक। अगर इनके बीच की एनर्जी लेवल में गैप केवल इतना हो, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य में हो, तो कहलाते हैं अर्धचालक। क्या कहलाएंगे, अर्धचालक। क्लियर हुई बस। यहाँ कितना एनर्जी गैप थी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई एनर्जी गैप नहीं था, तो वो क्या था, चालक, ठीक। इसमें क्या हुआ, एनर्जी गैप है, कितना है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य, तब वो क्या हो जाएगा, आपका अर्धचालक, ठीक। सेम इसी प्रकार अगर एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा हो, मतलब संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच एनर्जी गैप ज्यादा हो, संयोजकता बैंड और ये क्या है, चालकता बैंड, ठीक। इनके मध्य एनर्जी गैप ज्यादा हो, वो कितना हो, यहाँ 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य था, ये क्या होता, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य, ठीक। तब वो क्या होता आपका कुचालक। ये क्या है तब आपका कुचालक। तो चालक, अर्धचालक और कुचालक को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, किसके द्वारा, बैंड सिद्धांत के द्वारा। समझ में आई बात। अब हम जो हमारा अर्धचालक है, जो हमारा अर्धचालक है, ठीक, इसकी चालकता बढ़ाते हैं। इसकी चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अशुद्धि मिलाते हैं ना। तो जो हम पढ़ रहे थे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो आपका इसी में आ जाएगा, सेमीकंडक्टर में, अर्धचालक में। तो इसको हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना पड़ेगा एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक। तो अगला लेक्चर कल